जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा कल 1 जनवरी से खुलने जा रहा है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ लेके आ रही है, कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें, अगर अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर मैं सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 2019 में ही हुई है, मतलब 4 से 5 साल इस कंपनी को भी बिजनेस करते हुए हैं। और कंपनी के नाम से ही क्लियर है, लियो ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड। तो कंपनी जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस होते हैं उनकी ट्रेडिंग के साथ साथ उनकी मैन्युफैक्चरिंग का भी कंपनी काम करती है। ट्रेडिंग से मतलब है कि वो कंपनी डायरेक्टली मसाले और ड्राई फ्रूट्स खरीदती है एक जगह से, फिर उनको डायरेक्टली अपने कंज्यूमर स्टोर्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली कस्टमर्स को बेचती है। कंपनी जो ये ड्राई फ्रूट्स बेचती है उनको वो जो ब्रांड नेम से बेचती है वो वंदू ब्रांड नेम से बेचती है। के साथ ही कंपनी कुछ फ्रोजन एंड सेमी फ्राइड प्रोडक्ट भी बेचती है जिनको फ्राइड ब्रांड नेम से कंपनी बेचती हुई नजर आ रही है। ये मेनली प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी होल एंड ब्लेंडेड स्पाइसेस, रोस्टेड एंड फ्लेवर्ड ड्राई फ्रूट्स, घी, सीजनिंग एंड अदर ग्रोसरी आइटम्स हैं जो कि पैकेजिंग साइजेज में अवेलेबल होते हैं, उनको बेचती हुई नजर आ रही है। कंपनी ने जैसा कि मैंने बताया अपने बिजनेस को 2 सेगमेंट में इसने डिवाइड किया हुआ है, एक है ट्रेडिंग, एक है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। कंपनी मेनली 3 बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है, B2B, B2C एंड D2C। B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। कंपनी मेनली जो मसाले वगैरह या ड्राई फ्रूट्स बेचती है वो किसी अदर कंपनी को बेचती है। फिर दूसरा है B2C। B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में कंपनी मसाले वो बना रही है उनको अपने कस्टमर्स को बेचती है, लेकिन डायरेक्टली ना बेच के उनको अपने जो रिटेल के स्टोर्स हैं उनके थ्रू या फिर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उनके थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स को बेचती है। तीसरा है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। इसमें कंपनी जो अपने ये प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली कस्टमर को बेचती है, बिना किसी इंटरमीडिएट के वो डायरेक्टली उनको बेचती है। तो ठीक ठाक ही कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। और इसकी अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो काफ़ी तेजी से कंपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। 2022 में 5 करोड़ का कंपनी का सिर्फ रिवेन्यू था, जो 2024 में बढ़ के 62 करोड़ तक पहुंच चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे, कंपनी का 2022 में लगभग 7 लाख का प्रॉफिट था, जो बढ़ के 6.5 करोड़ तक पहुंच चुका है 2024 में। तो काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। और कंपनी के पास लगभग 23 करोड़ के रिजर्व हैं और लगभग 17 करोड़ का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ 93 करोड़ की है। काफ़ी छोटी ये कंपनी नज़र आ रही है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.27 का है, कंपनी उसको इजीली मैनेज कर सकती है। कंपनी 14 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन तो काफ़ी ठीक ठाक रखी है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन को इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो उसमें जो कंपनी के लिस्टेड कंपटीटर हैं, जेटमाल स्पाइसेस, HOAC फूड्स एंड मधुसूदन मसाला, उनका जो पी रेशियो चल रहा है वो 24 से 156 के बीच में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उनके कंपैरिजन में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और कंपनी का जो EPS है वो 5.21 का है, जो कि इसके कंपटीटर्स के आसपास ही नज़र आ रहा है। तो मतलब कंपनी उनसे काफ़ी चीपेस्ट वैल्यू पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। और अगर हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी जो फ्यूचर की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग के लिए इस पैसे का यूज करेगी। और नॉर्मली जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। यह आईपीओ हमारा 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में खुलेगा। 51 से 52 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी आपको 2000 शेयर ऑफर कर रही है और लगभग 25 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए रेज कर रही है। यह भी एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि यहाँ से जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो कंपनी खुद के ऊपर ही इन्वेस्ट करने जा रही है। और 6 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 7 जनवरी को आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 7 जनवरी को क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर 8 जनवरी के दिन सुबह 10 बजे ये आईपीओ लिस्ट होगा, उससे पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको रिटेल कैटेगरी में 1,04,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में 1 ही लोट अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लोट अप्लाई करने के लिए आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके अलावा प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 52% की है, पोस्ट आईपीओ वो घट के 38% की रह जाएगी। तो लगभग 14% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है।
हालांकि प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है इसमें काफ़ी कम रह जाएगी। और अगर हम आज के इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो फिलहाल 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में इस कंपनी की फिलहाल कोई डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो अगर दोस्तों मैं कंपनी को उसके बिजनेस और उसके रिवेन्यू या उसके फाइनेंशियल्स के थ्रू कंपेयर करूँ तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है। तो अगर आने वाले टाइम में कंपनी ऐसी ही ग्रोथ रखती है तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दे सकती है। लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल 0 पे ही चल रहा है। लिस्टिंग गेन करंट के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं दे सकती। तो अगर सोचें कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, मैं तो फिलहाल अभी इस आईपीओ को अप्लाई करने नहीं वाला, क्योंकि मैं मेनली जो आईपीओ अप्लाई करता हूँ वो लिस्टिंग गेन के लिए ही करता हूँ और इस आईपीओ में मेरे को लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना अभी तक नज़र नहीं आ रही। तो आप अपना खुद से इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और फिर अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही आप इसमें अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।